दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। गंगाराम पटेल और बुलाखीराम की नई रहस्यमय और मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम दोनों रात को एक दूसरे नगर में ठहरे तो वहां बुलाखी फिर बाजार में एक अजूबा नजारा देख आया। उसने जब वापस लौटकर यह बाल गंगाराम पटेल को बताई तो गंगाराम ने अपना वही रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया, अभी नहीं बुलाखीराम, मैं तेरी इस बात का उत्तर रात को सोते समय ही दूंगा। अभी तो यात्रा से चलकर आए हैं, थके हुए हैं। पहले नहा धोकर स्नान ध्यान कर लें। भोजन के पश्चात जब निवृत्त हो जाएंगे तब आराम से बिस्तर में लेटकर सारी बातें होंगी। अभी तो पहले तू अपनी, मेरी और उन दोनों बेचारे घोड़ों की पेट पूजा की तैयारी कर, क्योंकि हमारी तरह वे भी तो थके हुए होंगे। ऐसा कहकर पटेल शौचादि से निवृत्त होने के लिए चले गए। रात को जब वे दोनों फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटे तो पटेल ने उससे कहा, हाँ तो बुलाखीराम जी, अब आप उस नई घटना को बताइए जिसे आज शाम आप इस नगर में देख आए हैं और जिसका रहस्य जानने के लिए आप मरे जा रहे हैं। बुलाखी कहने लगा, पटेल जी, लगता है आज आप विनोद के भाव से भरे हुए हैं, तभी आज आप मुझे आप कहकर संबोधित कर रहे हैं, अन्यथा आप तो मुझे तू के संबोधन से नवाजा करते थे। भाई बुलाखी सुनकर पटेल बोले, दो मित्रों में जब ज्यादा गहरा अपंत्व का भाव होता है वहां सारी औपचारिकताएं अपने आप खत्म हो जाया करती हैं। मेरी बातों का बुरा मत माना कर, मैं तुझे अपना मानता हूं न, इसलिए ऐसी आदत पड़ गई है। बहरहाल छोड़ इस बात को और बता कि तूने आज शाम कौन सा अजूबा दृश्य देखा था। पटेल जी, आज शाम जब मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने एक आदमी को एक चबूतरे पर एक खंभे के साथ बंधा हुआ देखा। उसके समीप ही एक सैनिक भी खड़ा था। चबूतरे के ऊपर एक सरकारी निर्देश टंगा हुआ था, जिस पर लिखा था, हर खासोआम को यह निर्देश दिया जाता है कि जो भी शख्स इस राह से गुजरे वह कोड़ा उठाकर इस व्यक्ति को गिनकर 5 कोड़े अवश्य मारे। जो इस निर्देश का पालन नहीं करेगा उसे राजा की ओर से 5 कोड़े लगाकर दंडित किया जाएगा। पटेल जी, जब मैंने उस निर्देश को पढ़ा था तो मैंने सोचा कि इसका दंड जाने बिना मैं इसे कोड़े क्यों मारूं। यही सोचकर मैं वहां से खिसकना चाहता था कि तभी वहां खड़े सैनिक ने मुझसे कहा, क्यों भाई, क्या 5 कोड़े खाने का इरादा है? नहीं तो, मेरे मुंह से निकला। तब उस सैनिक ने मुझे घुड़का और कहा, यदि 5 कोड़े नहीं खाना चाहता है तो नीचे पड़े उस कोड़े को उठा और इस आदमी को 5 कोड़े लगा। पटेल जी, उस सैनिक के कहने पर तब मुझे उस कैदी को 5 कोड़े लगाने पड़े। बस तभी से मेरी आत्मा पर यह बोझ पड़ा हुआ है कि मैंने उस आदमी का अपराध जाने बिना 5 कोड़े मारे। अब आप उस कैदी के विषय में बताइए और यह भी बताइए कि किस अपराध के कारण उसे यह सजा भुगतनी पड़ रही है। बुलाखी पटेल बोले, अपनी आत्मा पर पड़ा बोझ उतार दे और यह समझ ले कि उस आदमी को 5 कोड़े लगाकर तूने सवाब का काम किया है। उस आदमी का अपराध इतना गंभीर है कि उसके लिए राजा ने इससे भी बड़ी सजा नियत की होती तो किसी को भी अफसोस नहीं होता। सुन, मैं तुझे आरंभ से ही सारी कहानी सुनाता हूँ। इस नगर में चंद्रचूड़ नाम का एक महाजन निवास करता है। उस महाजन की एक कन्या है जो बेहद रूपवान है। उसका नाम है अनामिका। महाजन का एक पुत्र भी है जिसे सब लोग चक्रधारी कहकर बुलाते हैं। महाजन ने अपनी बेटी अनामिका की मंगनी बहुत पहले अपने एक मित्र के पुत्र के साथ निश्चित कर दी थी, किंतु अभी तक उसने उसका गौना नहीं किया था। कारण यह था कि अनामिका की आयु अभी इतनी नहीं हुई थी कि उसका गौना करके उसकी ससुराल विदा करा दिया जाए।
बुलाखी। यह नगर गंगा के बहुत समीप है। यहाँ के लोगों में धार्मिक आस्था भी बहुत है। अन्य नगरों में रहने वालों की तरह यहाँ के लोग भी प्रति वर्ष दशहरे के अवसर पर गंगा स्नान के लिए जरूर जाते हैं। इस बार जब दशहरे का पर्व पड़ा तो दूसरे नगरवासियों की तरह अनामिका भी अपने माता पिता और सखी सहेलियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई। गंगा किनारे पहुंचकर अन्य लोगों की तरह अनामिका के पिता ने भी अपने रहने के लिए डेरा व्यवस्थित किया और बारी बारी से गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। पहले पुरुषों ने स्नान किया, तदोपरांत स्त्रियां गंगा स्नान के लिए गईं। बुलाखी। जब अनामिका अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंची तो वहां के कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। उसकी मनोहारिणी छवि देखकर वह गुंडे विचार करने लगे कि किसी तरह इस सुंदर युवती को अपने काबू में करके इसका उपभोग करना चाहिए। बाद में जब इससे हमारा दिल भर जाएगा तो हम इसे किसी वेश्या के यहाँ बेचकर अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। उन गुंडों का मुखिया था छोटेलाल नाम का एक महाहरामी युवक। उसने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, इसे फंसाकर काबू में करना तो मेरा चुटकियों का काम है। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें समय देते हैं। उसके दूसरे साथी बोले, देखते हैं तुम कौन सा चमत्कार दिखाते हो। उधर अनामिका और उसकी सखियों ने अपने वस्त्र उतारे और उन वस्त्रों को घाट पर बैठे पंडे के हवाले करके गंगा स्नान करने लगीं। तभी छोटेलाल नामक वह गुंडा उस पंडे के पास पहुंचा और उससे कहा, पंडित जी महाराज, 5 रुपए कमाना चाहते हो? घर बैठे कमाई करना किसे बुरा लगता, बताइए कि काम क्या है यजमान। पंडा बोला, परंतु यह बड़ा आसान सा काम है। तुम्हारे पास ये जो जनाने कपड़े रखे हैं, इनमें से एक साड़ी निकालकर मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। छोटेलाल ने कहा, तुम साड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहते हो? पंडे ने आशंकित स्वर में पूछा। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बस उस साड़ी के छोर में मुझे कुछ बांधना है। छोटेलाल बोला। यह कोई जोखिम भरा काम नहीं था, इसलिए 5 रुपए लेकर पंडे ने अनामिका की साड़ी उसकी ओर खिसका दी। छोटेलाल ने अपनी जेब से एक सोने की मुहर और 100 रुपए का एक नोट निकाला और अनामिका की साड़ी के पल्लू में बांध दिया और वहां से हटकर कुछ दूर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अनामिका और उसकी सखियां स्नान करके बाहर निकलीं और अपने अपने वस्त्र पहनकर चलने लगीं। उसी समय छोटेलाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह अपने डेरे के समीप पहुंची तो छोटेलाल ने पीछे से आकर अनामिका का बाजू थाम लिया। एक अजनबी व्यक्ति द्वारा अपनी बाह पकड़ने पर अनामिका उस पर क्रोधित हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा, कौन हो तुम? मेरी बाह पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या कह रही हो अनामिका? क्या अपने मित्र छोटेलाल को भूल गई? छोटेलाल ने आश्चर्य व्यक्त करने का नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। छोड़ो मेरा हाथ, कहकर अनामिका ने छोटेलाल का हाथ झटक दिया। तुम मुझे खूब जानती हो अनामिका, छोटेलाल ने कहा, वर्षों से हम दोनों एक दूसरे से एकांत में मिलते रहे हैं। अब शायद अपनी इन सहेलियों की उपस्थिति में तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। बुलाखी। इस प्रकार वहां दोनों में तकरार होने लगी। मेले का मौका था, आठ भीड़ इकट्ठी हो गई। वो हल्ला सुनकर अनामिका का पिता, उसका भोग और अक नगर के दूसरे परिचित लोग भी वहां आ पहुंचे और एक लड़की को छेड़ने पर छोटेला को बुरा-भला कहते हुए उसकी पिटाई करने लगे। जब छोटेलाल काफी पिट चुका थी, उसने रोने का अभिनय करते हुए कहा, आप लोग मुझे बेकार ही पौंट रहे हैं। चैत्र कोई अभद्र बात नहीं की है। इस लड़की से मेरा काफी पुराना परिचय है।
इसने तो मेरे साथ विवाह करने का वादा भी किया हुआ है। विवाह का वादा? अनामिका के पिता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी, विवाह का वादा, छोटेलाल कुटिलता से बोला। विश्वास न हो तो पूछ लो इससे। आज यहाँ आने से पहले भी यह मुझसे मिली थी। इसने अपने खरवे के लिए मुझसे 100 रुपए और एक सोने की मोहर भी मांगी थी, जो मैंने अपनी माता के रुपयों में से चुराकर इसे लाकर दिए थे। झूठ बोलता है तू, अनामिका का पिता दहाड़ा। अरे भिखमंगे, मेरे पास धन की क्या कमी है जो मेरी बेटी तुझसे खर्च के लिए पैसे मांगती? यह तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, छोटेलाल ने रुआंसे स्वर में कहा। क्यों री कलंकिनी? अनामिका के पिता ने क्रोध से लाल पीले होते हुए अनामिका को झिंझोड़ा। क्या तूने इस आदमी से 100 रुपए और एक सोने की मुहर ली थी? यह आदमी झूठा है पिताजी। मैं गंगा माता की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से पहले मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। यह मुझ पर झूठा लांछन लगा रहा है, अनामिका ने सुबकते हुए कहा। सेठ जी, अगर मैं झूठा साबित हूं तो आप यही मुझे 100 जूते मारना और जो भी सजा आप देना चाहें मैं खुशी से मंजूर कर लूंगा, पर पहले आप अपनी बेटी की तलाशी तो लीजिए। मैंने आज जो रकम इसे दी थी वह अभी भी इसके पास होगी, छोटेलाल बोला। सबको यह विचार पसंद आया। अनामिका की तलाशी ली गई तो साड़ी के पल्लू में बंधी दोनों चीजें बरामद हो गईं। इस पर तो सब लोग अनामिका और उसके पिता को दोषी मानने लगे। सब लोग उन पर धू-धू करने लगे। बुलाखी। तब अनामिका के पिता और उसके भाई को अनामिका पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसी घड़ी अनामिका का त्याग कर दिया। वे घर लौट गए और छोटेलाल अनामिका का हाथ पकड़कर विजेता की तरह उसे ले चला। अनामिका दहाड़े मारकर रोने लगी और बार बार छोटेलाल के चंगुल से छूटने का प्रयास करने लगी, लेकिन तभी छोटेलाल के साथी गुंडे भी उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने छोटेलाल और अनामिका को अपने घेरे में ले लिया। बुलाखी। जब अनामिका रो रो कर हलकान हो रही थी और अपनी सहायता की गुहार लगा रही थी, तभी यहाँ के राजा की सवारी वहां से गुजरी। एक लड़की को सहायता के लिए चिल्लाते देख राजा ने अपनी पालकी रुकवाई और नीचे उतर कर सड़कों से उसके रोने का कारण पूछा। अनामिका ने रोते हुए सारी बात बताई तो फिर सड़क ने छोटेलाल से पूछा। छोटेलाल ने वही झूठी कहानी राजा के सामने दोहरा दी कि राजा लड़की उससे प्रेम करती है, फिर भी सबके सामने अपनी बात कहने में संकोच कर रही है। इसके माता पिता ने अब इसे मुझे सौंप दिया है। उस मुंडे छोटेलाल की बातें सुनकर राजा को कुछ गोलमाल नजर आया। आठ उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को अपने नगर से चली। वहीं मैं सारी बातें अनकर इस बात का निर्णय करूंगा कि इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। तब दोनों दरबार में पेश किए गए। राजा ने अनामिका से पूछा, देवी, तुम कहती हो कि अब से पहले तुमने इस आदमी को कभी देखा नहीं था, फिर इसकी यह भारत क्यों कर सच साचित हो गई कि तुम्हारी साड़ी के पल्लू से इसके दिए हुए रुपए और सोने की घोहर चरामद हो गई? अन्नदाता, अनामिका बोली, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि ये दोनों चीजें मेरी साड़ी के पल्लू में किसने बांधी। अपनी साड़ी तो मैंने कहीं उतारी भी नहीं, भी सिवाय उस समय के जब मैं स्नान करने के लिए गंगा जल में उतरी थी। अपने वस्त्र तुमने कहाँ रखे थे? राजा ने पूछा। हमने अपने वस्त्र घाट पर बैठे पंडे को सौंपे थे, अनामिका ने कहा। पलक झपकते ही सारी बातें राजा की समझ में आ गईं। वह समझ गया कि सड़कों के साथ छल किया गया है।
तब उसने उस पंडे को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया और पंडे के पहुंचने पर राजा ने उसे दंड का भय दिखाया तो भय से कांपते हुए छे ने सब कुछ बक दिया। उसने बता दिया कि यह काम छोटेलाल ने ही किया था। बुलाखो। सच्चाई जानकर राजा ने अनामिका के पिता को बुलाकर अनामिका तो उसे सौंप दी और उस पंडे और छोटेलाल के साथियों को पकड़कर उन्हें 100 कोड़े लगाने की सजा दी और क्योंकि मुख्य अपराधी छोटेलाल था आठ उसे यह सजा दी कि इस दिन तक इसे खंभे से बांधकर इस पर कोड़े बरसाए जाएं। साथ ही यह आदेश भी लिखकर वहां चिपका दिया कि जो भी राहगीर वहां से गुजरे वह छोटेलाल को 5 कोड़े जरूर मारे, यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो फिर राजाज्ञा से 5 कोड़े उसी को मारे जाएंगे। कहानी का समापन कर पटेल बोले, सोहे बुलाखी। यह है सारी कहानी। आबा राजा की आज्ञा से छोटेलाल को सजा दी जा रही है। अपने कुकर्म का फल उसे भोगना पड़ रहा है। जो दृश्य आज तूने देखा है वह उसी समय का है। उम्मीद है यह सब जानकर तेरी उत्सुकता शांत हो गई होगी। आठ अब मुझे भी सोने दे और स्वयं भी सो रह, कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं। बुलाखी भी सोने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, प्रातःकाल गंगाराम और बुलाखी ने सुबह उठकर अपना शौचादि नित्य कर्म किया और नित्य की भांति नाश्ता कर अपना सब सामान संभाला और मारवाड़ से उन्होंने मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। मेवाड़ राज्य राजधानी राज्यों में अति प्रसिद्ध राज्य है। यहाँ एक समय राणा वंश का राज्य था। इस क्षेत्र में पर्वत अधिक है। यहाँ रास्ता कंकरीला तथा पथरीला है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध नगर चित्तौड़ है, जो कि कभी राज्य की राजधानी था। गंगाराम और बुलाखी सायंकाल चलते चलते चित्तौड़ नगर में आए। उन्होंने देखा कि चित्तौड़ नगर गंभीरी नदी के तट पर बसा हुआ है। चित्तौड़ का किला भारत के सभी किलों में बड़ा है, जो कई मील में बना हुआ है। किले के 7 दरवाजे हैं। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, नारेला, लक्ष्मण द्वार तथा राम द्वार है। 7वां दरवाजा ही राम द्वार है। यहीं से किले के अंदर प्रवेश करते हैं। किले के भीतर पद्मिनी का महल, रतन सिंह का महल, फतेह सिंह का महल, शिव मंदिर, काली मंदिर, मीराबाई का मंदिर, जैन मंदिर, विजय स्तंभ तथा चारभुजा आदि के प्रसिद्ध मंदिर तथा कुछ बावड़ी और कुंड आदि है। सब स्थानों को देखने के बाद वह दोनों गंभीरी नदी के तट पर एक बड़े वृक्ष के नीचे ठहरे। यहाँ और बहुत से यात्री भी ठहरे हुए थे। गंगाराम ने बुलाखी को सामान खरीदने को रुपए दे दिए। वह खाने का सामान लेने के लिए शहर में आया। जब वह सामान खरीदने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि एक भटियारा, एक फौजी जवान तथा एक वेश्या एक आदमी को पकड़े हुए राजदरबार की ओर जा रहे हैं। यह तीनों कह रहे थे कि यह आदमी बड़ा ठग है, इसने हम सबको ठगा है। आज मुश्किल से पकड़ा गया है। इसे राजा के यहाँ ले जाकर सजा दिलाएंगे। उनके साथ बहुत भीड़ थी। यह सब देखता हुआ वह सामान खरीदने चला गया और कई दुकानों से जाकर सामान खरीदा। जब सामान खरीदकर वापस आया तो देखा नगर निवासियों के साथ वह ठग आजादी से घूमता आ रहा था। लोगों से पूछने पर पता चला कि इसने भी राजा के सामने सब अपराध स्वीकार कर लिया था। फिर भी इसे निर्दोष कहकर छोड़ दिया गया। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपराध स्वीकार कर लेने के बाद राजा ने उसे बिना दंड दिए क्यों छोड़ दिया। यह विचार करता हुआ वह गंगाराम पटेल के पास आया, सामान सामने रखकर बोला कि मेरी राम राम लो, मैं घर चला। पटेल जी बोले, तुमने जरूर कोई चरित्र देखा है।
पहले खाना तो बनाओ, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। पटेल की यह बात सुनकर बुलाकी जल आया। बर्तन साफ किए, उसके बाद उन्होंने मिलजुल कर खाना बनाकर खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगा दिया, हुक्का ताज़ी करके उनके सामने रखा। जब तक पटेल जी हुक्का पीकर आराम करने लगे, तब तक बुलाकी ने बर्तन साफ कर सब सामान संभाल कर रखा। फिर वह पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला, आपने मेरी बात का उत्तर देने को कहा था, तो अब उत्तर दीजिए। जब पटेल जी ने कहा कि पहले अपनी आज की देखी हुई अजूबी बात तो सुनाओ। बुलाकी की सारी बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले कि मैं बात कहूं तो तुम हुकारा देते रहना। पटेल जी बोले, सुनो, एक जाट बहुत गरीब हो गया था। उसके पास जब कुछ नहीं रहा तो वह अपनी टूटी हंडिया और थोड़े से चावल बांधकर अपने घर से चल दिया। चलते चलते एक सराय में जाकर ठहरा और भटियारी से कहा कि हमारे यह चावल हमारी हंडिया में ही बनाना, मैं जब तक घूम कर आ रहा हूं। भटियारी ने उस छोटी सी हंडिया में चावल पकने रख दिए। वह आदमी कहीं बाहर नहीं गया, उसी के घर में छिपकर बैठ गया और भटियारी को छुपे छुपे देखता रहा। जब चावल पक गए तो भटियारी का लड़का बोला, थोड़े चावल मुझे दे दो। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे खाने को दे दिए। थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का आया, उसने भी भटियारी से चावल मांगे। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे भी दे दिए। वह भी खाकर चला गया। वह आदमी यह सब देखता रहा, फिर निकलकर बाहर आया और भटियारी से चावल खाने को मांगे। भटियारी ने उसकी हंडिया उसके सामने लाकर रख दी। उसने हंडिया को कान से लगाया और बोला, अरे चुप भी हो जा। भटियारी ने बस 2-2 चम्मच चावल अपने दोनों लड़कों को ही तो दिए हैं, ज्यादा तो नहीं दिए। इतना कहकर हंडिया में से चावल प्लेट में रखकर खा लिए। जब वह चावल खा चुका तो भटियारी बोली कि तुम यह क्या कर रहे थे। भटियारी ने दोनों लड़कों को 2-2 चम्मच चावल दिए। इतनी सुनकर वह आदमी बोला, दोहा, हंडिया जादू की भरी, कहती है सब हाल। चोरी सारी कान में, बतलाती तत्काल। जब उस आदमी की यह सुनी तो भटियारी ने सोचा कि यह हंडिया तो वास्तव में जादू की है। मैंने जो चावल निकाले वह इसने बता दिए, मेरे यहाँ तो अधिक चोरी होती है। अगर यह हंडिया मुझे मिल जाए तो मैं चोरी का पता लगा लिया करूंगी। ऐसा विचार कर वह कहने लगी, दोहा, हंडिया दे दे यह मुझे होए बड़ा एहसान। इसकी कीमत अभी मैं नगद करूं भुगतान। भटियारी की यह बात सुनकर हंडिया का मालिक बोला, दोहा, 100 रुपया का मोल है, सुन भटियारिन बात। लेना जो चाहे इसे, 100 रुपया धर हाथ। भटियारिन को हंडिया से मोह हो गया था। उसने 100 चांदी के रुपए लाकर उसे दिए और हंडिया अपने हाथ में ले ली। वह आदमी 100 रुपए लेकर वहां से बड़ी जल्दी चला गया। इतने में ही भटियारी का पति आया तो भटियारी ने उसे हंडिया दिखाई और कहा कि यह 100 रुपए में खरीदी है। भटियारिन की बात सुनकर भटियारे को क्रोध हो गया और बोला, यह फूटी हंडिया 100 की बताती है। उसने उठाकर वह हंडिया जमीन पर दे मारी तो वह टुकड़े टुकड़े हो गई। उस भटियारी ने उसे चोरी बताने वाली करामात बताई तो भटियारा बोला, वह कोई ठग था जो तुझे 100 रुपए में फूटी हंडिया देकर ठग ले गया है। अब मैं जाता हूँ, उसे पकड़कर रुपए वसूल कर लूंगा। यह कहकर भटियारा लाठी ले लोगों के बताए हुए रास्ते पर उस ठग की तलाश में जंगल की ओर चल दिया। ठग 100 रुपए लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था कि एक रीछ ने उसे देखा और रीछ उसके पीछे दौड़ा। वह भागकर एक पेड़ की ओट में हो गया। पेड़ के दूसरी ओर से रीछ ने उसे पकड़ने को अपने हाथ बढ़ाए,
परंतु उस आदमी ने रीछ के दोनों हाथ पकड़ लिए। बीच में ही पेड़ था। रीछ और वह आदमी पेड़ के चारों ओर घूम रहे थे। वह आदमी सोचता था कि यदि मैं रीछ के हाथ छोड़ दूंगा तो रीछ अवश्य मुझे मार डालेगा। इतने में उसकी अंटी से 20 रुपए निकलकर पेड़ के इधर उधर गिर गए। उसी समय घोड़े पर सवार एक फौजी जवान उधर से निकला। उसने रीछ और उस आदमी को पेड़ के चारों ओर घूमते देखा तो वह समझ गया कि रीछ इसे मार डालेगा। यह विचार कर उसने अपनी बंदूक रीछ को मारने को उठाई। यह देखकर आदमी बोला, दोहा, रीछ पालतू तू है मेरा, सुनो लगाकर कान। मनमानी देता है रकम, देखो स्वयं प्रमाण। यह रुपया अकेले में निकालता है। तुमको आया हुआ देखकर इसने रुपया देना बंद कर दिया है। अब तक तो मैं सैकड़ों रुपया पैदा कर लेता। घोड़े के सवार ने जब यह बात सुनी और 20 रुपए पड़े भी देखे तो उसने समझा कि वास्तव में रीछ करामाती है। रुपया इसके पेट में भरे हैं। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं मनमानी रकम कमा लूं। यह विचार कर कहने लगा, दोहा, मुझको दे दे रीछ यह, मैं बतलाऊं तोय। रुपए की है इस समय बहुत जरूरत मोय। उस आदमी ने जब घुड़सवार की यह बात सुनी तो कहने लगा कि यदि तुम रीछ चाहते हो तो 400 रुपए और अपना घोड़ा मुझे दे दो। मैं तुम्हें रीछ के हाथ पकड़ा दूंगा। मेरे चले जाने के बाद जितना रुपया चाहो तो रीछ से निकलवा लेना। हाँ, जो यह 20 रुपए जमीन पर पड़े हैं इन्हें भी मैं ले जाऊंगा। सवार के पास 300 रुपए थे। कहने लगा कि मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं, तुम मुझे रीछ दे दो। उसने घुड़सवार की बात मान ली। फौजी ने घोड़े से उतरकर 300 रुपए जमीन पर रख दिए और उसने रीछ के हाथ कसकर पकड़ लिए। उस आदमी ने रीछ को छोड़ने के बाद 300 रुपए और 20 रुपए जो जमीन पर पड़े थे उठाए और घोड़े पर चढ़कर भाग गया। अब फौजी जवान रीछ के हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। जब रीछ से 1 रुपया भी ना निकला तो वह अपनी भूल पर पछताया। अगर रीछ को छोड़ता है तो रीछ उसे मार डालेगा। इस कारण वह उसके हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूमता रहा। इतने में वह भटियारा बोला, वह आदमी जो तुम्हारा घोड़ा और रुपया ले गया बड़ा ठग है। हमारे यहाँ 100 रुपए में फूटी हंडिया दे आया है। तुम यह तो सोचो कि रीछ के पेट में रुपया कहाँ से आए। यह कहकर उसने अपनी लाठी से रीछ को मार डाला और फौजी के प्राण बचाए। अब वह भटियारा तथा फौजी दोनों उसको पकड़ने के लिए घोड़े के पांव के निशान देखते हुए चल दिए। उधर वह ठग घोड़े पर सवार होकर दूसरे शहर में शाम के समय एक तवायफ के यहाँ सराय में जा ठहरा। उसने घोड़े को 2 सेर दाना खिलाया और तवायफ से कहा, तुम सुबह मेरे घोड़े की लीद मत फिंकवाना। उसने 4 बजे रात को उठकर घोड़े की लीद में 200 रुपए मिला दिए और सवेरे उठकर तवायफ के सामने पानी मांगकर लीद को धोना शुरू किया। उसमें से 200 रुपए जो उसने मिलाए थे सो निकाल लिए और बोला, यह मेरा घोड़ा करामाती है। देखो तुम्हारे सामने मैंने इसे 2 सेर दाना खिलाया था। इसने लीद में से 200 रुपए दिए। इसे जितने सेर दाना खिलाता हूँ उतने ही सैकड़ा रुपया लीद के साथ निकालता है। यह सुनकर तवायफ को लालच आ गया और कहने लगी, यह घोड़ा मुझे दे दो और जो कुछ चाहो तो ले लो। तवायफ के बहुत विनय करने पर 1000 रुपए लेकर उसने वह घोड़ा दे दिया और चला गया। तवायफ ने सोचा कि 1000 रुपए एक ही दिन में वसूल कर लूं। इसलिए उसने घोड़े को 10 सेर दाना खिला दिया, जिसे खाकर घोड़े का पेट फूल गया और वह मर गया। वह मरा हुआ घोड़ा सराय के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। उधर से भटियारा और फौजी निकले।
फौजी ने अपना घोड़ा पहचाना और भटियारे से बोला, मेरा घोड़ा तो यहाँ मरा पड़ा है, ठग भी यहीं कहीं होगा। जब उन्होंने तवायफ से पता लगाया तो उसने कहा कि एक आदमी इसे करामाती घोड़ा बताकर 1000 रुपए में बेच गया है। फौजी बोला, घोड़ा मेरा है, इसमें कोई करामात नहीं थी। तुम्हारी भांति ही उस ठग ने हम दोनों को भी ठगा है। चलो अब हम दोनों मिलकर उसे तलाश करेंगे और पकड़कर अपना रुपया वसूल करेंगे। अब वह तवायफ भी उनके साथ में हो गई। अब भटियारे, फौजी और तवायफ तीनों ही उसको ढूंढने के लिए चल दिए और उसी शहर में घूमते हुए उसको पकड़ भी लिया। और जब वह नहीं माना तो वे अपना न्याय कराने के लिए उसे राज दरबार में ले गए। सबसे पहले राजा के सामने भटियारे ने अपना दावा रखा। वह बोला कि यह आदमी ठग है। मेरी पत्नी को फूटी हंडिया 100 रुपए में देकर ठग लाया है। जिसने उसे यह लालच दिया था कि हंडिया मेरी करामाती है और चोरी बताती है। राजा ने उससे पूछा कि भटियारा जो कुछ कह रहा है क्या ठीक है? वह आदमी बोला, वास्तव में मेरी हड्डियां करामाती थी और वह चोरी बताती थी। आप उस हंडिया को मंगाकर जांच कर लीजिए। राजा ने भटियारे से कहा कि वह हंडिया लाओ। भटियारा बोला, वह तो मैंने फोड़ दी। राजा कहने लगा, जब हंडिया ही नहीं तो मैं न्याय कैसे करूं? इसके बाद फौजी ने अपनी फरियाद की कि यह आदमी ठग है। यह 300 रुपए और घोड़ा मुझसे बहका कर ले गया और एक रीछ का हाथ पकड़ा आया। इसने कहा था कि यह रीछ अकेले में पेट से टट्टी की राह रुपए निकालता है। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने 300 रुपए और घोड़ा लेकर इन्हें रीछ दिया था? उसने उत्तर दिया, महाराज मेरा रीछ करामाती था। मैंने जो कुछ भी कहा था सत्य है। रीछ को मंगवाकर जांच कर ली जाए। भटियारा बोला, उसको मारकर तो मैंने इसकी जान बचाई है। राजा बोला, तुम्हारे मामले में भी यह निर्दोष है क्योंकि तुमने रीछ मार दिया है। इसके बाद तवायफ ने कहा, यह 1000 रुपए में अपना घोड़ा मुझे इस शर्त पर बेच आया था कि इसे जितने सेर दाना खिलाते हैं उतने 100 रुपए लीद के साथ देता है। इस प्रकार इसने मुझे धोखा दिया है। ठग बोला, श्रीमान जी घोड़े को मंगाकर आप मेरी साँच झूठ की जांच कर लें। वैसे मेरी बात झूठ हो तो मुझे कठोर सजा दीजिए। राजा के पूछने पर तवायफ ने बताया कि घोड़ा तो मर गया है। राजा ने कहा, बिना घोड़े के फैसला क्या करूं? हे बुलाखी नाई, तुम इसी ठग को देखकर आए हो जिसे सबूत ना मिलने पर राजा ने निर्दोष छोड़ दिया। अब रात अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी जागना है, इसलिए अब सो जाओ। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाखी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी, पटेल जी
आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर। फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से यहाँ आ रहा था तब मैंने एक घर में देखने ही देखते उस घर में कोहराम मच गया। उस घर के पड़ोसियों ने उस घर की सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का? इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। पटेल जी में ये सुनकर हैरान हो गया कि वहां क्या हो रहा था और वो आदमी कौन था जो कह रहा था सब खत्म कर दे, और बाद में क्या हुआ इस रहस्य से पर्दा उठाइए। बुलाखी की यह सारी बात सुन पटेल जी बोले। बुलाखी, यहाँ से कुछ दूर एक नगर है, वहाँ 100 साल पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास काफूर नाम का एक गुलाम था। व्यसरी था, उसे अपने सिद्धांतों पर चलना सबसे प्रिय था। उसकी देखा देखी काफूर ने भी अपना एक सिद्धांत बना लिया। उसका सिद्धांत था 6 महीने में एक छोटा सा झूठ और 12 महीने में एक बार कोई बड़ा झूठ बोलना। एक बार व्यापारी ने विदेश जाने की योजना बनाई, इसलिए उसने निश्चय किया कि सभी गुणाभा को बेच दिया जाए। यह काम उसने एक दलाल को सौंप दिया। उसके गुलामों में से काफूर नामक गुलाम को शहर के एक अमीर आदमी ने पसंद कर लिया। तब दलाल ने काफूर की तारीफ करते हुए कहा, सेठ जी, यह गुलाम बड़ा ही ईमानदार और निष्ठापूर्वक काम करने वाला है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अमीर ने कहा, क्या इसमें कोई बुराई भी है? बस छोटी सी एक ही बुराई है सेठ जी की यह सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें क्या बुराई है? सेठ और अधिक खुश हुआ। मैं खुद सिद्धांतवादी हूँ और मेरा यह सिद्धांत है कि मैं बिना जांचे परखे कभी गुलाम नहीं खरीदता, और जब गुलाम को खरीद लेता हूँ तो उसके सुख दुख का पूरा ख्याल रखता हूँ। अब तुम मुझे इस गुलाम का सिद्धांत बताओ। क्या सिद्धांत है इसका? जवाब दलाल के बजाय गुलाम ने स्वयं दिया। मालिक, मेरा सिद्धांत यह है कि मैं 6 महीने में एक बार एक छोटा सा झूठ बोलता हूँ और 12 महीने में एक बार बड़ा झूठ बोलता हूँ। बस यह सुनकर व्यापारी खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। झूठ कौन नहीं बोलता? हम लोगों को तो हर रोज ढेरों झूठ बोलना पड़ता है। झूठ के बिना तो व्यापार चल ही नहीं सकता। व्यापारी ने दलाल को गुलाम की कीमत अदा की और उसे अपने साथ ले गया। काफूर बहुत मेहनती गुलाम था, साथ ही वह व्यवहार कुशल भी बहुत था। वह अपने मालिक की हर आज्ञा का पालन करता था है। व्यापारी का कठिन से कठिन काम वह चुटकी बजाते कर दिखाता था। इतना ही नहीं, कई बार तो उसने उसे संकट से भी उबारा था। उसने अपने परिश्रम और ईमानदारी से अपने मालिक और मालकिन का दिल जीत लिया। वे दोनों काफूर के व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। इस प्रभाव का ही यह परिणाम था कि कुछ दिनों बाद ही उन्होंने काफूर को अपना निजी गुलाम बना लिया। एक बार व्यापारी के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। व्यापारी ने उनके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया। यह आयोजन व्यापारी ने अपने रंगमहल में किया था और यह स्थान शहर से बाहर था। दावत शुरू होने वाली थी कि तभी व्यापारी को ख्याल आया कि वह अपना सोने का अतरदान तो घर पर ही भूल गया है। उसने काफूर को बुलाकर उससे तुरंत घर जाकर अतरदान लेकर आने के लिए कहा।
मालिक का आदेश पाकर काफूर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। काफूर को इस व्यापारी के यहाँ गुलामी करते हुए आज 6 महीने पूरे हो रहे थे। रास्ते में उसे याद आया कि अपने सिद्धांत के अनुसार उसे आज ही कोई छोटा सा झूठ बोलना चाहिए। काफूर को इस तरह का छोटा मोटा झूठ बोलने के लिए कोई कहानी गढ़ने में अधिक समय नहीं लगता था। अतः उसने तुरंत एक कहानी गढ़ ली। उसने रास्ते से मिट्टी उठाकर अपने शरीर पर लगा ली, सिर के बाल बिखेर लिए। फिर वह रोता पीटता घर के आंगन में जा पहुंचा तथा बिना कुछ कहे आपा पीट पीट कर विलाप करने लगा, कितना नेक था मेरा मालिक। या अल्लाह, तूने मेरे मालिक को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया। अच्छा होता कि मालिक के बदले तू मुझे उठा लेता। अब मेरा क्या होगा। इतना कहकर वह और जोर जोर से छाती पीटने लगा। काफूर के रोने की आवाज सुनकर व्यापारी की पत्नी घबरा गई। वह भागती हुई बाहर आई। उसे देखते ही काफूर ने रोते रोते कहा, मालकिन गजब हो गया। मालिक रंग महल में मेहमानों के साथ बैठे हुए थे। एकाएक पीछे की दीवार उन पर गिर पड़ी। मालिक और सभी मेहमान उसके नीचे दब कर मर गए। हाय मालिक। यह सुनकर मालकिन दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बात पता चलने पर उसकी दोनों बेटियां और पड़ोसी भी रुदन में शामिल हो गए। घर के दूसरे नौकर भी मालिक की मौत की खबर सुनकर रोने लगे। देखने ही देखते पूरे घर में कोहराम मच गया। पड़ोसियों ने सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसने शांत होने का नाम नहीं लिया। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है। जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का। इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। मालकिन के हुक्म की तामील करना गुलाम का फर्ज है। यही सोचकर काफूर ने तुरंत इतीदा उठाया और घर की एक एक चीज को तोड़फोड़ कर रख दिया। मकान के दरवाजे, खिड़कियों, मेज, कुर्सियां, पलंग, अलमारी, बर्तन सब कुछ चकनाचूर हो गए। तत्पश्चात मालकिन अपनी दोनों बेटियों, पड़ोसियों व नौकर चाकरों के साथ रोती पीटती रंग महल की ओर चल पड़ी। मालकिन और पड़ोसियों के रंग महल पहुंचने के पहले ही काफूर जल्दी जल्दी रंग महल जा पहुंचा। उस समय व्यापारी मेहमानों के साथ भोजन करने बैठा ही था कि काफूर उसके पास जाकर छाती पीटते हुए रोने लगा। व्यापारी उसको इस हरकत पर बुरी तरह घबरा गया और तत्काल उसने पूछा, काफूर क्या हुआ। तू इस तरह फूट फूट कर रो क्यों रहा है। काफूर ने सिसकते हुए जवाब दिया, मालिक,